हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज मैं आपके लिए संस्कृत पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत पेडागोजी के। इसमें मैं आपको दो टॉपिकों से क्वेश्चन बताऊंगी। एक तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा जो संस्कृत की शिक्षण विधि हैं उन पर आधारित प्रश्न रहेंगे, और दूसरा टॉपिक रहेगा जो संस्कृत भाषा का जो शिक्षण शास्त्र और सिद्धांत है, वो संस्कृत भाषा के सिद्धांत और शिक्षण सूत्र उन पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो हमारे दो टॉपिकों से मैं कवर करूँगी आज कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग किसी भी टेट के लिए पढ़ सकते हैं, चाहे वो MP टेट वर्ग 3 हो या फिर C टेट, UP टेट या फिर कोई भी टेट हो। ऑल टेट्स के लिए ये क्वेश्चन आप लोग संस्कृत भाषा के पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारी आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमारा सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक वही रहेगा जो क्या कहते हैं संस्कृत शिक्षण विधि, यानी जो संस्कृत की शिक्षण विधि है उसका हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को कि संस्कृत भाषा के सिद्धांत और सूत्र वाला दूसरा टॉपिक। तो चलिए हम हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से थोड़ा जूम कर ले रही हूँ मैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण को मुख्य आधार मानने वाली पद्धति है। व्याकरण को मुख्य आधार मानने वाली पद्धति है। ऑप्शन है आपके व्याकरण पद्धति, अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति या पाठ्यपुस्तक पद्धति। बताएं क्या होगा इसका आंसर। व्याकरण को मुख्य आधार मानने वाली पद्धति है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याकरण की बात की जा रही है, व्याकरण को मुख्य आधार कौन सी पद्धति मानेगी, तो वो व्याकरण पद्धति ही हो जाएगी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। व्याकरण पद्धति व्याकरण को ही मुख्य आधार मान के चलने वाली पद्धति है, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, व्याकरण पद्धति। ठीक है, ए। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्याकरण पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। व्याकरण पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। ऑप्शन है आपके लेखन क्षमता का विकास, सेकंड है शुद्ध व्याकरणीय ज्ञान, थर्ड है वाचन क्षमता का विकास, और डी ऑप्शन है वाचन क्षमतागत विकास। तो बताएं जल्दी से व्याकरण पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। सेकंड का बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा, शुद्ध व्याकरणीय ज्ञान। ठीक है, क्योंकि व्याकरण पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण गुण यही होगा कि शुद्ध व्याकरण का ज्ञान होना उसमें बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि व्याकरण पद्धति की बात की जा रही है तो उसमें जब तक व्याकरण का शुद्ध ज्ञान ही नहीं पता होगा तो वो व्याकरण पद्धति नहीं कहलाएगी। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण पद्धति का सबसे बड़ा दोष कौन सा है। देखिए अभी पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्याकरण पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण गुण, अब इसमें पूछा गया है कि दोष, सबसे बड़ा दोष क्या है व्याकरण पद्धति का। आपके ऑप्शन है यह नीरस है, मनोवैज्ञानिक व भाषा सिद्धांतों के विरुद्ध है, अव्यवहारिक है, या उपर्युक्त सभी। बताएं जल्दी से व्याकरण पद्धति का सबसे बड़ा दोष क्या हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट सीटेट ये 2020 की तैयारी कर रहे हैं या MP वर्ग 3 की कर रहे हैं, तो आप लोग ये ज़रूर पढ़ें ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आप किसी भी टेट के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इनका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप इनके लिए एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। इनमें से ज़रूर 100% क्वेश्चन आते हैं। ये भाषा से रिलेटेड, कुछ शिक्षण विधियों से रिलेटेड हैं, कुछ भाषा से रिलेटेड। जो भी सब्जेक्ट जो भी आप भाषा चूज़ करते हैं, जैसे कि संस्कृत लेते हैं, कई बच्चे इंग्लिश लेते हैं, तो वो ये संस्कृत जो हर सब्जेक्ट की आती है अपनी एक भाषा से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, एक टॉपिक रहता है भाषा। तो इसमें संस्कृत भाषा के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर लगाइए और पढ़िए ध्यान से, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम की दृष्टि से। तो जल्दी बताइए इसका थर्ड का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो व्याकरण पद्धति का सबसे बड़ा दोष हो जाएगा हमारा इसमें उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सर्वप्रथम समग्र वस्तु दिग्दर्शन कराकर उसे अंशों में विभाजित करके शिक्षण किस विधि से होता है। किस विधि में इस तरह से शिक्षण कराया जाता है। देखो इसमें बताया गया है कि समग्र वस्तु दिग्दर्शन कराकर उसे अंशों में विभाजित करके विभाजित करके शिक्षण किस विधि में होता है। तो आपके ऑप्शन है व्याकरण विधि, स्फोटवाद, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। बताएं जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है आप उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, जो सारी वस्तु होती है समग्र यानी पूरी वस्तु को एक साथ दिग्दर्शन यानी दिखाकर, पूरा दिखाकर फिर उससे अंशों में विभाजित कर दिया जाता है, मतलब टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो इस शिक्षण सूत्र को क्या कहेंगे, विश्लेषण विधि कहेंगे। बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। विश्लेषण विधि में यही होता है कि पहले उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ाते हैं या सिखाते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी शब्द है या कोई उदाहरण है या कोई भी चीज़ दे रखी है या संस्कृत का कोई श्लोक है या कुछ भी है, तो उसको विश्लेषण करके यानी टुकड़ों में तोड़ तोड़ के फिर उसका अर्थ समझा के उसको पढ़ाते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में दिया गया है कि उसके अंशों को विभाजित करते हैं अंशों में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्लेषण विधि का महत्वपूर्ण गुण है। विश्लेषण विधि का क्या महत्वपूर्ण गुण है। अभी हमने विश्लेषण विधि के बारे में बात की कि जिसमें टुकड़ों में बांट के पढ़ाया जाता है। कोई भी उदाहरण दिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, फिर उसके अर्थ को बताया जाता है। इस तरह से किया जाता है उसका विश्लेषण विधि में। तो इसमें पूछा गया है विश्लेषण विधि का महत्वपूर्ण गुण क्या है। आपके ऑप्शन है मनोविज्ञान के अनुकूल है, शिक्षक सक्रियता, पाठ्य वस्तु वर्गीकरण या भाषा शिक्षण सुगमता। बताएं जल्दी से विश्लेषण विधि का महत्वपूर्ण गुण क्या हो जाएगा। 5 का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मनोविज्ञान के अनुकूल है यह विधि। कौन सी विधि, विश्लेषण विधि। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण गुण है क्या, कि ये मनोविज्ञान के अनुकूल है। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, थोड़ा सा जूम कर ले रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा, उपर्युक्त विधि का दोष है। उपर्युक्त विधि का दोष है। हाँ, उपर्युक्त विधि से बात की जा रही है विश्लेषण विधि, क्योंकि विश्लेषण विधि के बारे में क्वेश्चन दिए थे तो उसी विधि की बात की जा रही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त विधि का दोष क्या है। विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होना, मात्र कथा कहानी हेतु उपयोगी, उच्च स्तर हेतु अनुपयोगी या वर्णित सभी। बताएं जल्दी से 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बैठेगा वर्णित सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ये सभी गुण इसके दोष हैं, क्योंकि इसमें विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है, मात्र कथा या कहानी हेतु उपयोगी होती है और उच्च स्तर हेतु अनुपयोगी होती है, यानी उच्च स्तर पर यह उपयोगी नहीं होती। तो इसके सभी दोष हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, ये डी है, डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। विषय व्याख्यान जिस विधि से हो उसे क्या कहते हैं। विषय का व्याख्यान जिस विधि से हो उसे क्या कहते हैं। एक लाइन दे रखी है विषय व्याख्यान, उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है। विषय व्याख्यान जिस विधि से हो उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, हर्वर्टी या पंचपदी विधि या व्याख्यान विधि या अनुवाद विधि। बताएं जल्दी से 7 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्वेश्चन में ही दिख रहा है, व्याख्यान शब्द लगा हुआ है और सी ऑप्शन में दे रखा है व्याख्यान विधि। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विषय का व्याख्यान जिसमें दिया जाता है वो होता है व्याख्यान विधि। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्याख्यान विधि कहलाती है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याख्यान विधि के प्रमुख गुण हैं। व्याख्यान विधि के प्रमुख गुण कौन से हैं। अच्छा विषय विस्तार वर्णन, नूतन अधिगमता, कवि व काव्य का पूर्ण परिचय, पूर्वोक्त एवं स्मृति स्थिरता। बताएं जल्दी से 8 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जल्दी से हमारा 8 का कौन सा राइट आंसर होगा। व्याख्यान विधि के प्रमुख गुण कौन से हैं, बताइए जल्दी से। इसमें हमारा राइट आंसर होगा पूर्वोक्त एवं स्मृति स्थिरता। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा दोष। अब पूछा जा रहा है, अभी गुण पूछा जा रहा था, अभी पूछा जा रहा है कि व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे छात्र निष्क्रियता, स्वाध्याय संस्कार न पाना, पूर्ण मनोवैज्ञानिक न होना या समय की बर्बादी होना। बताएं जल्दी से व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा दोष क्या हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या बैठेगा हमारा, 9 का पूछा जा रहा है, 9 का हो जाएगा हमारा ए, छात्र निष्क्रियता। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। छात्रों की निष्क्रियता रहती है व्याख्यान विधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मातृभाषा द्वारा अन्य भाषा शिक्षण किस विधि। हाँ, मातृभाषा द्वारा अन्य भाषा शिक्षण किस विधि से होता है। देखिए इसमें विधि से थोड़ा सा कट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रही हूँ आपको। मातृभाषा द्वारा अन्य भाषा शिक्षण किस विधि से होता है। आपके ऑप्शन रहेंगे व्याख्यान विधि से, अनुवाद विधि से, प्रत्यक्ष विधि से या पाठ्यपुस्तक विधि से। बताएं जल्दी से, मातृभाषा द्वारा अन्य भाषा शिक्षण विधि का ज्ञान किससे होता है। तो बताइए जल्दी से 10 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुवाद विधि। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, अनुवाद विधि। चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अनुवाद विधि का सर्वोत्कृष्ट गुण है। अनुवाद विधि का, अब अनुवाद विधि के बारे में बात की जा रही है, तो अनुवाद विधि का सर्वोत्कृष्ट गुण क्या है? आपके ऑप्शन है शब्द भंडार में विविधता, सरल से कठिन की ओर, सहज छात्रानुकूल वातावरण या सुबोध भाषा ज्ञान। बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हमारा अनुवाद विधि का सर्वोत्कृष्ट गुण, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, सहज छात्रानुकूल वातावरण। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद विधि का सबसे बड़ा दोष। अभी गुण पूछा जा रहा था, अब दोष पूछा जा रहा है। अनुवाद विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? प्रत्यक्ष भाषा ज्ञान का नितांत अभाव, भाषागत सौंदर्य अनुभूति में अक्षमता, शिक्षणीय भाषा कौशलों का पर्याप्त विकास, या पूर्वोक्त एवं भाषा कुशलता की अप्राप्ति। बताएं जल्दी से, 12 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा डी ऑप्शन, पूर्वोक्त एवं भाषा कुशलता की अप्राप्ति। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिक्षणी भाषा को उसी भाषा में पढ़ाना है। शिक्षणी भाषा को उसी भाषा में पढ़ाना है। आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि, भंडारकर विधि या हरवर्टीय विधि। हरवर्टीय विधि, बताएं जल्दी से। शिक्षणी जो भाषा है उसको उसी भाषा में पढ़ाना, तो कौन सी विधि कहलाएगी? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि प्रत्यक्ष का अर्थ ही होता है कि जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाना है, वैसे ही पढ़ाना। तो उसमें बात की गई है कि शिक्षणी भाषा को उसी भाषा में पढ़ाना, चेंज नहीं करना, तो वो हो जाएगी हमारी प्रत्यक्ष विधि, जैसी है वैसी की वैसे ही रखना। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष विधि का महत्वपूर्ण गुण है। प्रत्यक्ष विधि का महत्वपूर्ण गुण क्या है? मनोविज्ञान अनुकूल, भाषा कौशलों का समुचित विकास, छात्र रुचि एवं सक्रियता, या उपयुक्त सभी। बताएं जल्दी से। 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि का महत्वपूर्ण गुण क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर बैठेगा उपयुक्त सभी। सभी गुण हो जाएंगे इसमें। देखिए, मनोविज्ञान के अनुकूल भी होगी, भाषा कौशलों का समुचित विकास भी होगा, छात्र रुचि एवं सक्रियता भी होती है प्रत्यक्ष विधि में। इसके महत्वपूर्ण गुण हो जाएंगे उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष विधि का सबसे बड़ा दोष। अब दोष की बात की जा रही है, प्रत्यक्ष विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? कुशल व पंडित शिक्षकों का अभाव, समय शक्ति व श्रम का अत्यधिक अपव्यय, छात्र असहजता, या ये सभी, एवं भाषा का पूर्ण शिक्षण असंभव। बताएं जल्दी से, इसका सबसे बड़ा दोष क्या है? 15 का आंसर देना है हमें डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 15 का आंसर देना था, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठेगा। देखिए, एक तो ये सभी ऊपर वाले जो सभी दे रखे हैं, एवं भाषा का पूर्ण शिक्षण असंभव, यानी भाषा का पूर्ण शिक्षण नहीं हो पाता है, और ऊपर दिए हुए ये सारे हैं, ये भी उसके दोष हैं। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठेगा हमारा इसमें, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शनों के बारे में बात की गई है जो कि हैं, और कुछ अलग भी दिया है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हर्बर्टीय पंचपदी विधि के जनक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, कई बार। हर्बर्टीय पंचपदी विधि के जनक कौन है? आपके ऑप्शन रहेंगे वॉटसन, स्किनर, हार्वर्ड, पावलव। बताएं जल्दी से। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है हर्बर्टीय पंचपदी विधि के जनक, तो ऑप्शन में दे रखा है हार्वर्ड, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, हार्वर्ड। ठीक है, ऑप्शन में जैसा कि दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त विधि में पंचपद है। उपर्युक्त विधि में पंचपद क्या है? प्रस्तावना व विषय स्थापना, तुलना व सामान्यीकरण, पूर्वोक्त व प्रयोग, या तीनों ही गलत हैं। बताइए जल्दी से, उपर्युक्त विधि में पंचपद क्या है? तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पूर्वोक्त व प्रयोग, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पूर्वोक्त व प्रयोग। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे हम। शिक्षण विषय वस्तु का मूल्य जिसका उद्देश्य होता है वह विधि है। एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन, शिक्षण विषय वस्तु का मूल्य जिसका उद्देश्य होता है वह विधि कौन सी है? पाठ्यवस्तु विधि, मूल्यांकन विधि, प्रत्यक्ष विधि, या भंडारकर विधि। ये शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें शिक्षण विधियों के ही सारे प्रश्न लिए गए हैं। सारी शिक्षण विधियों के बारे में, उनके गुण, उनके दोष, उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण हैं या कौन कौन से दोष हैं, और विधि कौन सी है, कौन उनके जनक है, ये सब उनके बारे में बात की गई है। तो बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? शिक्षण विषय वस्तु का मूल्य जिसका उद्देश्य होता है वह कौन सी विधि है? 18 का बताइए कौन सा राइट आंसर होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन विधि, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धति के पाठ सूत्र हैं। मूल्यांकन पद्धति के पाठ सूत्र क्या हैं? उद्देश्य, व्यवहार रूप, पाठ्य बिंदु व शिक्षण कार्य, छात्र कार्य व मूल्यांकन, या उपर्युक्त सभी। 19 का आंसर दीजिए जल्दी से।
क्या हो जाएगा, मूल्यांकन पद्धति के पाठसूत्र, उद्देश्य एवं व्यवहार रूप, पाठ्य बिंदु व शिक्षण कार्य, छात्र कार्य व मूल्यांकन या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें संस्कृत को व्याकरण व अनुवाद द्वारा पढ़ाया जाए वह कौन सी विधि होगी। जिसमें संस्कृत को व्याकरण व अनुवाद द्वारा पढ़ाया जाए तो वह विधि कौन सी कहलाएगी। ऑप्शन है आपके मूल्यांकन पद्धति, भंडारकर विधि, प्रत्यक्ष विधि या पाठ्यपुस्तक विधि। बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा भंडारकर विधि, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण अनुवाद विधि की त्रुटियों को दूर करके शिक्षण जिस विधि से कराया जाए वह विधि कौन सी है। व्याकरण अनुवाद विधि की त्रुटियों को दूर करके शिक्षण जिस विधि से कराया जाए वह कौन सी विधि है। ऑप्शन है आपके भंडारकर विधि, स्फोटवाद, पाठ्यपुस्तक विधि या निर्वात विधि। बताएं जल्दी से। 21 का कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाठ्यपुस्तक विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यपुस्तक विधि की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पाठ्यपुस्तक विधि की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आपके ऑप्शन है वाचन कौशल का विकास, लेखन कौशल का विकास, छात्र रुचि व सक्रियता या पूर्वोक्त व स्वाध्याय प्रवृत्ति। पाठ्यपुस्तक विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछी जा रही है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगी। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पूर्वोक्त व स्वाध्याय पद्धति, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक विधि का सबसे बड़ा दोष है। पाठ्यपुस्तक विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है। समग्र भाषा शिक्षण असंभव, शिक्षक की पराधीनता, एक प्रारूप में बद्धता या उपरोक्त सभी। 23 का आंसर दीजिए जल्दी से। पाठ्यपुस्तक विधि का सबसे बड़ा दोष, तो देखिए समग्र भाषा शिक्षण का असंभव ये भी सही है, शिक्षक की पराधीनता ये भी सही है, एक प्रारूप में बद्धता ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रश्नों संकेतों व छात्र अभ्यास जिसमें प्रयुक्त होते हैं वह है। प्रश्नों संकेतों व छात्र अभ्यास जिसमें प्रयुक्त होते हैं वह है पाठ्यपुस्तक विधि, निर्वात विधि, स्फोटवाद या भंडारकर विधि। बताएं जल्दी से। 24 का कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर इसमें बैठेगा निर्वात विधि। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रत्येक व्यक्ति में वाक्य की अव्यक्त सत्ता होती है जिसे ध्वनियों के स्फोट द्वारा व्यक्त किया जाता है, यह कौन सी विधि को संबोधित करता है यह कथन। तो आपके ऑप्शन रहेंगे निर्वात विधि, भंडारकर पद्धति, स्फोटवाद या पाठ्यपुस्तक विधि। बताएं जल्दी से कौन सी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हमारा बैठेगा यह कथन जिससे मैच खाता है वह है स्फोटवाद विधि, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब ये हमारे व्याकरण की जो शिक्षण विधि है उनके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। दूसरा टॉपिक है हमारा भाषा शिक्षण सिद्धांत एवं सूत्र। ठीक है, भाषा शिक्षण, संस्कृत भाषा शिक्षण है उसके सिद्धांतों के बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, अब हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे पहुँचेंगे हम। फर्स्ट से शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है ऐसा सिद्धांत है। भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है ऐसा सिद्धांत है। अब आपके ऑप्शन रख रही हूँ मैं आप लोगों के सामने, स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत। बताएं जल्दी से। भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह सिद्धांत किस कथन की ओर किस सिद्धांत की ओर इंगित कर रहा है। तो आपके ऑप्शन मैंने रख दिए हैं, बताएं जल्दी से आंसर। तो देखिए स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वभाव के बारे में बात की जा रही है और ऑप्शन में स्वाभाविकता का सिद्धांत दिया है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा बैठेगा, ए, स्वाभाविकता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्वाभाविकता का सिद्धांत इससे विकास अपेक्षित है। स्वाभाविकता का सिद्धांत इससे विकास अपेक्षित है। वाचन कौशल, लेखन कौशल, संस्कृतमय वातावरण या सी एवं चतुर्थविद कौशल। बताएं जल्दी से। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसमें, डी, यानी कि सी, यानी सी ऑप्शन संस्कृतमय वातावरण और चतुर्थविद कौशल, यानी जो हमारा संस्कृत का चौथा कौशल है। यानी चौथा कौशल कौन सा है, देखिए लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना, 4 कौशल है। तो सबसे लास्ट में आता है लिखना। ठीक है, तो सी यानी संस्कृत में वातावरण और लिखना इससे विकास से अपेक्षित है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विषय में छात्र रुचि हो वह उसे पढ़ाना चाहिए, यह कौन से सिद्धांत की ओर इंगित कर रहा है यह कथन। जिस विषय में छात्र की रुचि हो उसे पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन है स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। बताएं जल्दी से। तो देखिए इसमें छात्र की रुचि होगी वह उसे पढ़ाएंगे, तो रुचि वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन में रुचि का सिद्धांत दिया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, रुचि का
सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र रुचि हेतु सहायक है। छात्र की रुचि हेतु क्या सहायक है? ऑप्शन है आपकी पाठ्येतर गतिविधियां, शिक्षण में सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य उपकरण या उपयुक्त सभी। बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा राइट आंसर। छात्र रुचि हेतु सहायक है, क्या सहायक है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा बिल्कुल, उपयुक्त सभी, दृश्य श्रव्य उपकरण भी, शिक्षण सहायक सामग्री भी और पाठ्येतर गतिविधियां भी। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा विज्ञान के साथ साथ कला भी है तथा कला में निपुणता अभ्यास द्वारा आती है, इससे सिद्धांत आया है। यह सिद्धांत कहाँ से आया है? आपके ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, दोनों का है, या क्रम का। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, भाषा विज्ञान के साथ साथ कला भी है तथा कला में निपुणता अभ्यास द्वारा आती है, तो यह सिद्धांत आया है, किससे आएगा? तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, क्रियाशीलता का भी हो जाएगा और अभ्यास का भी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा राइट बैठेगा, यानी दोनों का हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें हमारा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्रियाशीलता व अभ्यास का सिद्धांत, इसका शिक्षक उपयोग करता है, किसमें इसका उपयोग करता है? क्रियाशीलता एवं अभ्यास का सिद्धांत इसका शिक्षक किसमें उपयोग करता है? आपके ऑप्शन रहेंगे संस्कृत में वातावरण निर्मित करके, वाचन व लेखन अभ्यास करवाकर, या अशुद्धि संशोधन करवाकर, या पूर्वोक्त व बाधाओं को हटाकर। बताएं जल्दी से 6 का कौन सा राइट आंसर होगा? क्रियाशीलता व अभ्यास का सिद्धांत शिक्षक इसका उपयोग किस तरह से करता है? तो इसका देखिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा डी ऑप्शन, पूर्वोक्त व बाधाओं को हटाकर। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखना पहले मौखिक होता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है। एक सेकंड, मैं थोड़ा इसको जूम कर ले रही हूँ, इसका एक ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर है। अब है क्वेश्चन, भाषा सीखना पहले मौखिक होता है, ऐसा यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है। आपके ऑप्शन है रुचि का सिद्धांत, अनुपात व क्रम का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, या चयन का सिद्धांत। बताएं जल्दी से। इसका डी ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बताएं जल्दी से 7 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर बनेगा मौखिक कार्य का सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक उद्देश्य निश्चित अनुपात एवं तार्किक क्रम में होने चाहिए, यह भाव इस सिद्धांत में माना जाएगा या माना जाता है। और क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं, शैक्षिक उद्देश्य निश्चित अनुपात व तार्किक क्रम में होने चाहिए, यह भाव किस सिद्धांत से माना गया है? आपके ऑप्शन है मौखिक कार्य का सिद्धांत, अनुपात व क्रम का सिद्धांत, क्रियाशीलता व अभ्यास का सिद्धांत, या समवाय सिद्धांत। बताएं जल्दी से 8 का कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर बैठेगा बी, अनुपात व क्रम का सिद्धांत। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए उसमें कहा भी गया है क्वेश्चन में, निश्चित अनुपात व तार्किक क्रम में हो, तो वो अनुपात व क्रम का सिद्धांत हो जाएगा। क्रम और निश्चित अनुपात दोनों की बात की गई है, तो अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अनुपात व क्रम का सिद्धांत का उपयोग होता है, अनुपात व क्रम के सिद्धांत का उपयोग होता है। ऑप्शन है आरंभिक मौखिक कार्य अधिकाधिक हों, तुरंत त्रुटि संशोधन हो, व्यवस्थित संपूर्ण शैक्षिक कार्य हो, या पूर्वोक्त व छात्रों को प्रचुर अवसर मिले। बताएं 9 का कौन सा राइट आंसर होगा हमारा? 9 का ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़िए, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पूर्वोक्त व छात्रों को प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। तो डी ऑप्शन, अनुपात व क्रम का सिद्धांत इसमें उपयोग होता है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में अद्वितीय होता है, ऐसा यह सिद्धांत बताता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में अद्वितीय होता है, यह सिद्धांत क्या बताता है? आपके ऑप्शन रख रही हूँ मैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन व विभाजन का सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, या स्वाभाविकता का सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता, ये सभी व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय यानी सबसे अलग होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है कक्षा में हर प्रकार के छात्रों सभी को सर्वांगीण विकास का अवसर प्राप्त हो, शिक्षक प्रत्येक छात्र का उसके अनुसार ध्यान रखे, या उपयुक्त सभी। बताएं जल्दी से 11 का क्या होगा? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी कथन दिए हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नता के हैं, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी शिक्षण सिद्धांतों का समय व परिस्थिति के अनुसार प्रयोग होना चाहिए, ऐसा बताने वाला सिद्धांत कौन सा है?
ऑप्शन है आपके स्वाभाविकता का सिद्धांत, अनुपात व क्रम का सिद्धांत, समवाय सिद्धांत या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी शिक्षण सिद्धांतों का समय व परिस्थिति के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। तो 12 का कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? 12 का हो जाएगा सी, समवाय सिद्धांत। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवाय सिद्धांत द्वारा शिक्षण लाभान्वित होता है। समवाय सिद्धांत द्वारा शिक्षण लाभान्वित होता है। ऑप्शन है आपके विषय वस्तु रुचिपूर्ण व सहज ग्राह्य बनती है, इस तरह अनुसार शिक्षण कार्य होता है, या पाठ्य सहगामी व पाठ्येतर गतिविधियों को समुचित स्थान प्राप्त होता है, या ये सभी एवं शिक्षक पाठ्य वस्तु व छात्र को संतुलित होते हैं। तो देखिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? 13 का हमारा राइट आंसर। देखिए 13 में डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये सभी लिखा है, यानी ये तीनों ऑप्शन बनते हैं ये सभी, और बचे हुए शिक्षक पाठ्य वस्तु व छात्र सभी संतुलित होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समवाय सिद्धांत के शिक्षण से लाभान्वित कौन कौन होते हैं? तो ये सभी, और छात्र पाठ्य वस्तु शिक्षक सभी संतुलित होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र स्तरानुसार पाठ्यक्रम का चयन व विभाजन होना चाहिए, इस सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? छात्र अनुसार यानी छात्र के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन व विभाजन होना चाहिए, इस सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है समवाय सिद्धांत, चयन व विभाजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, या मौखिक अभ्यास का सिद्धांत। तो ये 14 है, 14 का आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा चयन व विभाजन का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, चयन व विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा चयन व विभाजन का सिद्धांत, इससे शैक्षिक लाभ है। चयन व विभाजन के सिद्धांत से क्या शैक्षिक लाभ है? ऑप्शन है आपके निर्धारित पाठ्यक्रम का चयन व व्यवस्थापन समय व परिस्थिति के अनुसार हो पाता है, शिक्षण सूत्रों का सही उपयोग हो पाता है, पाठ्य वस्तु इकाइयों के रूप में व्यवस्थित हो पाती है, या भाषा विषयों का विधाओं के अनुसार शिक्षण हो पाता है, एवं पूर्वोक्त सभी। तो देखिए 15 का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पूर्वोक्त सभी यानी ऊपर दिए हुए हैं ये तीनों ऑप्शन होंगे, ऊपर से भाषा विषयों का विधाओं के अनुसार शिक्षण हो पाता है, तो यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण परिचित व अपरिचित विषय की ओर किया जाता है, किस शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण परिचित व अपरिचित विषय दोनों की ओर किया जाता है? ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या आगमन से निगमन की ओर। बताएं जल्दी से, 16 का आंसर दीजिए जल्दी से, किस शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण परिचित से अपरिचित विषय की ओर किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि परिचित है यानी हम उसे जानते हैं, फिर अपरिचित की ओर ले जा रहे हैं उसको, तो पहले हम ज्ञात है यानी जानते हैं, अज्ञात की ओर यानी नहीं जानते हैं, तो परिचित से अपरिचित की ओर हो गया ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बी ऑप्शन इसमें भी हमारा राइट हो गया। 17 क्वेश्चन है हमारा किस शिक्षण सूत्र द्वारा अध्यापन आसान विषय से कठिन विषय के रूप में करवाया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑप्शन नेक्स्ट पर है कि किस शिक्षण सूत्र द्वारा अध्यापन आसान विषय से कठिन विषय के रूप में करवाया जाता है? किस शिक्षण सूत्र द्वारा अध्यापन कठिन से आसान विषय के रूप में करवाया जाता है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे, एक सेकेंड, आपके ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, या ज्ञात से अज्ञात की ओर। कठिन से सरल की ओर किस क्वेश्चन दिया है कि किस शिक्षण सूत्र द्वारा अध्यापन आसान विषय से कठिन विषय के रूप में करवाया जाता है, यानी पहले आसान विषय था फिर उसको कठिन विषय के रूप में शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा इसमें, या कौन सी विधि लागू हो जाएगी? जो शिक्षण सूत्र दिया है ये कौन सा शिक्षण सूत्र इसमें लागू होगा? तो 17 का जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सरल से कठिन की ओर, यानी पहले आसान है फिर कठिन की ओर ले जाया जा रहा है, तो सरल से कठिन की ओर सीधा सीधा दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूर्त से अमूर्त शिक्षण को किस शिक्षण सूत्र द्वारा जाना जा सकता है? मूर्त से अमूर्त शिक्षण को किस शिक्षण सूत्र द्वारा जाना जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आगमन से निगमन की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर। बताएं जल्दी से, 18 का आंसर दीजिए जल्दी से, मूर्त से अमूर्त शिक्षण को किस सूत्र द्वारा माना जा सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा
शिक्षण सूत्र नहीं है। इसमें पूछा गया है कि शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मौखिक से लेखन की ओर। बताएं जल्दी से शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है इसमें। 19 का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मौखिक से लेखन की ओर। ये शिक्षण सूत्र नहीं है, बाकी ऊपर के 3 दिए हुए शिक्षण सूत्र हैं। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षण सूत्र नहीं है। इसमें भी यही पूछा गया है कि शिक्षण सूत्र नहीं है। सॉरी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि शिक्षण सूत्र नहीं है, और इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि शिक्षण सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन है आपके सरल से कठिन की ओर, अनुमान से प्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या आगमन से निगमन की ओर। तो बताएं जल्दी से इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर बनेगा अनुमान से प्रत्यक्ष की ओर, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र होता है अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, या प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, या प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। इसमें अनुमान शब्द गलत लगा हुआ है, इस कारण ये गलत है ऑप्शन। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन हमारे संस्कृत भाषा के सिद्धांत व सूत्र पर आधारित थे। और इससे पहले मैंने एक पहला टॉपिक करवाया था संस्कृत शिक्षण विधि का। तो इस तरह ये हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों, आपको कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए संस्कृत पेडागोजी की लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।